मैं डॉक्टर महेश कुमार पालीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, चल सीमा विधि। हमने पहले जो पिछली क्लास में जो है वो अभिगमनांक पढ़ा था, और अभिगमनांक ज्ञात करने की जो हिट्रॉफ विधि है उसके बारे में विस्तार से पढ़ा था। अभिगमनांक क्या होते हैं और अभिगमनांक जो है वो हिट्रॉफ विधि द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि चल सीमा विधि द्वारा अपन जो अभिगमनांक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और अभिगमनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभिगमनांक जो हैं ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक तो हिट्रॉफ विधि और एक चल सीमा विधि यानी मूविंग बाउंड्री मेथड। तो चल सीमा विधि ही ज़्यादातर पूछी जाती है परीक्षा में, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप। देखिए, जैसा आपने चल सीमा विधि का जो प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार से करते हैं उसका जो सेटअप है वो आप देख रहे हैं कि कैसा सेटअप होता है। इसमें क्या होता है कि समान अनुप्रस्थ काट वाली जो एक नली होती है उसको सेल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ये जो नली है वो समान अनुप्रस्थ काट वाली होती है और इसको सेल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। इसमें एक बैटरी, इस सेल को एक बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, एक धारा नियंत्रक के साथ जोड़ देते हैं, और एक इसमें एमीटर लगा होता है जिससे अपन ज्ञात करते हैं कि इसमें कितनी धारा है, और इसके साथ एक कॉपर का कूलोमीटर जोड़ देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कूलोमीटर जो है वो कॉपर का भी हो सकता है, सिल्वर का भी हो सकता है। इसमें जो है वो कॉपर का कूलोमीटर लिया गया है। अब जिस पदार्थ के आयनों का अभिगमन ज्ञात करना है उसका विलयन बना लेते हैं, और वह विलयन जो है वो प्रमुख विद्युत अपघट्य होता है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसके समान आयन वाले एक अन्य लवण के विलयन को सूचक विद्युत अपघट्य इंडिकेटर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक तो वह इलेक्ट्रोलाइट जिसके आयनों का अभिगमनांक ज्ञात करना है, वह तो प्रमुख विद्युत अपघट्य कहलाता है, और एक दूसरा सूचक विद्युत अपघट्य होता है जिस में होता है कि एक आयन जो है वो समान आयन होता है। जैसे हमने इसमें HCl के आयनों का हमारे को क्या अभिगमनांक ज्ञात करना है, तो हमने जो सूचक विद्युत अपघट्य लिया है वो CdCl2 लिया है, जिसमें Cl आयन जो है वो समान आयन है। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन और है, क्या है? सूचक विद्युत अपघट्य के दूसरे आयन की गति प्रमुख विद्युत अपघट्य आयन से कम होती है। उदाहरण के लिए हम H आयन व Cl आयनों के अभिगमनांक ज्ञात करना चाहते हैं। इसमें HCl का विलयन तो एक प्रमुख विद्युत अपघट्य होता है, और CdCl2 विलयन को हम सूचक विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं या कर सकते हैं। अब सेल में नीचे कैडमियम का एनोड लगाकर उसमें CdCl2 का विलयन भर देते हैं, तथा ऊपर के भाग में ये देखिए यहाँ पर अपन ने CdCl2 का विलयन भर दिया नीचे के भाग में यहाँ तक, और ऊपर के भाग में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा के, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगाया, और उसमें CdCl2 विलयन के ऊपर सावधानी पूर्वक HCl इस प्रकार डालते हैं कि एक सीमा बन जाए बीच में। ये ऊपर HCl का जो प्रमुख विद्युत अपघट्य है उसको डाल देते हैं, तो इन दोनों के बीच में देखिए एक सीमा बन जाती है। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये एक सीमा बनी हुई है। इस सीमा से नीचे तो CdCl2 है, और इस सीमा के ऊपर जो है वो HCl भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें एक स्पष्ट बाउंड्री बनी रहती है। इस प्रकार से इसको मिलाते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, माना कि विलयन में I धारा को प्रवाहित किया जाए तो एनोड क्रिया के फलस्वरूप एनोड का कैडमियम घुलकर विलयन में आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो जो कैडमियम इलेक्ट्रोड बना हुआ है वो कैडमियम +2 आयन में कन्वर्ट होकर विलयन में आ जाएगा। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड जो होता है उस पर नेगेटिव आयन होता है, या उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर रिडक्शन होता है, तो उस पर H+ आयन जो है वो जाकर रिड्यूस होकर H2 गैस के रूप में निकल जाएंगे। 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर
H2 गैस के रूप में यहाँ पर मुक्त होते जाएंगे। अब देखिए ऐसा होने से फिर होता क्या है। उपरोक्त अभिक्रियाओं के कारण H+ आयन कैथोड की ओर गति करते जाएंगे और उनका स्थान कैडमियम आयन लेते जाएंगे। इस प्रकार H आयन और उसके पीछे पीछे कैडमियम आयन ऊपर कैथोड की ओर गति करते जाएंगे। कैडमियम आयन पीछे पीछे गति क्यों करेंगे? क्योंकि H आयनों की जो गतिशीलता है वह कैडमियम आयन की गतिशीलता से अधिक होती है। तो H आयन तो आगे आगे जाएंगे और कैडमियम आयन पीछे पीछे जाएंगे। और Cl आयन नीचे की ओर गति करेंगे क्योंकि Cl आयन जो है वो प्लेटिनम कैडमियम जो एनोड है उसकी तरफ आएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज है तो Cl आयन उसकी तरफ आएंगे। चूंकि दोनों विलयनों यानी HCl व CdCl2 में Cl आयन समान है अतः उनकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि H+ आयन और कैडमियम आयन की कैथोड की ओर गति के कारण दोनों द्रव्यों के बीच की सतह या सीमा जो है, बाउंड्री जो है, वो ऊपर की ओर गतिमान दिखाई देगी। ठीक है, वो ऊपर की ओर गतिमान दे, इसीलिए इसको बाउंड्री मेथड कहते हैं या चल सीमा विधि कहते हैं। यानी कि सीमा जो है उन दोनों के बीच में, HCl और CdCl2 के बीच में जो सीमा बनी हुई थी वो हमें ऊपर हमें चलती हुई दिखाई देती है, इसी कारण से इसको मूविंग बाउंड्री मेथड कहते हैं। अब देखिए, माना कि आई एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित होने से द्रव्यों की सीमा ए डैश से बी डैश तक गति करती है। चित्र में जैसा दिखाया गया है, ए डैश नीचे वाली जो है, जो स्टार्ट में जो सीमा थी वो ए डैश है, और जब बाद में जो गति करके जो सीमा बनी है वो माना बी डैश है। माना कि ये दूरी L सेमी है और नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिसीमा द्वारा विस्थापित हुए आयतन का मान L इंटू A सेंटीमीटर क्यूब होगा। यदि HCl की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो तो हटाए गए HCl के ग्राम तुल्यांकों की जो संख्या होगी वो होगी L इंटू A इंटू C अपॉन 1000, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मलिटी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर का मतलब नॉर्मलिटी हो गई, और नॉर्मलिटी क्या होती है? विलय के भार ग्रामों में बटा हुआ तुल्यांकी भार गुणा 1 बटा आयतन लीटर में। तो हम ग्राम तुल्यांकों भारों की संख्या बटा हुआ आयतन लीटर में अपन लिख सकते हैं। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन इंटू 1000 ऐसे लिख सकते हैं। आयतन यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा। अब देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? नॉर्मलिटी को अपन सांद्रता लिख सकते हैं, तो सांद्रता जो हो जाएगी C, वो हो जाएगी ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा हुआ L इंटू ए, ये आयतन के बराबर हो जाएगा, इंटू 1000। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या यहाँ से हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी? C इंटू एल इंटू ए अपॉन 1000 बराबर हो जाएगी ग्राम तुल्यांकों की संख्या। इसलिए यहाँ पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर L इंटू ए इंटू C अपॉन 1000 लिखा गया है। चूँकि किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का मान 1 फैराडे के बराबर होता है, अतः यहाँ HCl अथवा H आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का मान L इंटू ए इंटू सी अपॉन 1000 फैराडे होगा, यानी कि इसके बराबर होगा। विलयन में आई एम्पियर की विद्युत धारा t सेकंड तक प्रवाहित हुई है, अतः प्रवाहित हुई कुल विद्युत धारा का मान जो है वो IT कूलाम या IT अपॉन एफ फैराडे या Q फैराडे होगा। अतः Q बराबर क्या हो जाएगा? IT अपॉन जेड प्लस इंटू एफ, जहाँ जेड प्लस है वो धनायन के आवेश के बराबर है। क्योंकि कुल विद्युत धारा Q फैराडे प्रवाहित हुई है, अतः H+ आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का भाग जो है वो T प्लस इंटू क्यू फैराडे के बराबर होगा। अतः T प्लस इंटू क्यू बराबर हो जाएगा L इंटू ए इंटू सी अपॉन 1000। अब T प्लस यानी धनायन का अभिगमनांक जो है वो हो जाएगा L इंटू ए इंटू सी अपॉन 1000 इंटू क्यू। इस प्रकार अपन धनायन का अभिगमनांक किससे निकाल सकते हैं? मूविंग बाउंड्री मेथड द्वारा निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास धनायन का अभिगमनांक आ गया तो हम ऋणायन का अभिगमनांक भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी Cl माइनस का जो अभिगमनांक होगा वो होगा T माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस
टी प्लस। इस प्रकार H प्लस आयन व Cl आयनों के अभिगमनांक को अपन चल सीमा विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, क्या है? आयनों के अभिगमनांकों एवं कोलरास नियम की सहायता से अनंत तनुता पर विभिन्न पदार्थों के मोलर आयनिक चालकताओं के मान का परिकलन, ये हम कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं कि जो किसी आयन का जो अभिगमनांक होता है वह गतिशीलता, उस आयन की गतिशीलता और कुल गतिशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो T प्लस बराबर हो जाएगा U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस के बराबर। अब समीकरण एक को अनंत अनुता पर निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, T प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू U प्लस इनफाइनाइट अपॉन U प्लस इनफाइनाइट प्लस U माइनस इनफाइनाइट, जहाँ U जो है वो आयन की गतिशीलता है। याद रखिए, गतिशीलता और चालकता अलग अलग होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो गतिशीलता होती है वो चालकता के समानुपाती होती है। अतः समीकरण दो को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। और ये जो यहाँ पे जो चालकता है वो तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता कोई सी भी हो सकती है। तो T प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा प्लस इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। लेकिन कोलरास के नियम के अनुसार हम जानते हैं लैम्डा एम इनफाइनाइट इज इक्वल टू होता है लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। तो जो समीकरण तीन है उसका रूप ये हो जाएगा T प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू लैम्डा प्लस इनफाइनाइट अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। और यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू हो जाएगा T प्लस इनफाइनाइट इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट है। यानी कि जो तुल्यांकी या मोलर चालकता है वह किसी आयन की तुल्यांकी या मोलर चालकता जो है वह अभिगमनांक व किसी विलयन की कुल मोलर चालकता या तुल्यांक चालकता अनंत पर होने पर उनके गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि अभिगमनांक को अगर हम तुल्यांकी या मोलर चालकता जो कि अनंत अनुता पर है उससे गुणा कर दें तो हमारे पास किसी आयन की चालकता अनंत अनुता पर प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिगमनांक को प्रभावित करने वाले कारक। किसी आयन का अभिगमनांक का मान सेल के विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा की सामर्थ्य पर तो निर्भर नहीं करता, लेकिन निम्न कारक इससे प्रभावित करते हैं। सबसे पहला कारक जो है वह सांद्रता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता जो है वो अभिगमनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि ओहन-सागर समीकरण में हमारे को दिया गया है कि किसी आयन का अभिगमनांक जो है वह उस आयन के अभिगम अनंत अनुता पर अभिगमनांक वह माइनस ए इंटू अंडर रूट सी के बराबर होता है। यानी कि उसका अभिगमनांक जो है माइनस का साइन होने के कारण से सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जैसे जैसे अपन सांद्रता का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे अभिगमनांक का मान कम होता जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि सांद्रता बढ़ने से किसी विद्युत अपघट्य के आयनों के बीच में अंतर आयनिक आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसकी गतिशीलता यानी इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन होने की जो चाल है, गतिशीलता है, वो कम हो जाती है। इससे उसके चालकता का मान भी कम हो जाता है। यहाँ पर जो है वो T प्लस माइनस जो है वो सांद्रता C पर और T प्लस माइनस इनफाइनाइट जो है अनंत अनुता पर आयनों के अभिगमनांक है। दूसरा है ताप बढ़ाने से जो है वो आयनों की गति समान होने लगती है, अतः उनका अभिगमनांक का मान भी समान होने लगता है। समान होने का मतलब अगर कुल अभिगमनांक 1 है तो उन दो विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयनों का अभिगमनांक 0.5 होने लगता है, यानी कि दोनों का बराबर होने लगता है। तीसरा है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। आयनों के अभिगमनांक विद्युत अपघट्य की प्रकृति से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, अतः Na प्लस के अभिगमनांक के मान NaCl, NaBr या NaNO3 में भिन्न भिन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि किसी आयन की गतिशीलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह किस आयन के साथ संबद्ध है, या अर्थात किसी भी आयन का अभिगमनांक केवल उस आयन की गतिशीलता पर निर्भर नहीं करता, वरन उससे संबंधित दूसरे आयन की गतिशीलता पर भी निर्भर करता है। क्योंकि आप जानते हो
किसी, जैसे धनायन का अभिगमनांक है वह धनायन की जो गतिशीलता है उस पर तो निर्भर करता ही करता है, ऋणायन की गतिशीलता पर भी निर्भर करता है। उसी प्रकार से किसी ऋणायन की अभिगमनांक जो है वो ऋणायन की गतिशीलता पर तो निर्भर करता ही करता है, परंतु उसकी धनायन की गतिशीलता पर भी निर्भर करता है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया कि T प्लस इज इक्वल टू होता है U प्लस अपॉन U प्लस प्लस U माइनस के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे आयन के लिए भी अपन बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि अभिगमनांक को प्रभावित करने वाला चौथा कारक जो है वह है, क्या है, आयनों के साथ जलयोजन या आयनों का जलयोजन। आयनों जो विद्युत अपघट्य के आयन हैं वो जितने अधिक जलयोजित होंगे उनका साइज उतना ही बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाने के कारण से जो है उनकी चाल का मान कम हो जाएगा, यानी कि अपोजिट स्ट्रीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा बहेंगी और आयन की गतिशीलता का या आयन की गतिशीलता का विरोध करती हैं। तो विरोध होने के कारण से जो है अभिगमनांक का मान कम होने लगता है, यानी कि जितना अधिक जलयोजन होगा या आयन जितना अधिक विलायक योजित होगा, सॉल्वेटेड होगा, उतने ही उसके अभिगमनांक का मान भी कम हो जाएगा। पांचवा जो है जटिल या संकुल आयनों का निर्माण या असामान्य अभिगमनांक। इस पे कई बार शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है कि असामान्य अभिगमनांक क्या होता है, उसको उदाहरण से ही समझाइए। असामान्य अभिगमनांक का मतलब यही होता है कि किसी आयन के लिए हम जितना अभिगमनांक एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जितना अभिगमनांक अपन सोच रहे हैं उतना न आकर उससे कम या अधिक आए तो वह असामान्य अभिगमनांक कहलाता है। देखिए, असामान्य अभिगमनांक जो होता है वह कुछ आयनों के संयोजन या वियोजन से होता है। जो आयन संकुल बनाने की प्रवृत्तियां रखते हैं सांद्र विलयन में, उनके अभिगमनांक के मान असामान्य हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 0.05 N कैडमियम आयोडाइड विलयन में कैडमियम आयनों का अभिगमनांक जो है वह 0.402 होता है, लेकिन यदि विलयन की सांद्रता बढ़ाकर 0.5 N कर दी जाए तो अभिगमनांक का मान 0.005 ही रह जाता है, यानी कि अभिगमनांक का मान कम हो जाता है। अभिगमनांक में इतनी अधिक कमी का कारण जो होता है वो ये होता है कि CD2 के सामान्य वियोजन जो होता है वो तो किस किस में होता है, CD2 CD+2 आयन और 2I माइनस में वियोजित होता है, परंतु ऐसा वियोजन न होकर इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संकुल अभिक्रिया होती है। जैसे 2CD2 जो है वो CD2I4 में कन्वर्ट होकर CD+2 आयन प्लस CD2I4 2 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि CD+2 धनायन के साथ साथ ऋणायन के रूप में भी आ जाता है, जिससे इसका अभिगमनांक घटकर लगभग शून्य पर पहुंचने लगता है। 0.005 जो है वो लगभग शून्य के बराबर ही मान सकते हैं। अभिगमनांकों के मान में इस असाधारण कमी के कारण ही इसे असामान्य अभिगमनांक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स आयन बना है CD2I4 2 माइनस, उसके कारण से चूंकि साइज बड़ा है इसलिए उसकी गतिशीलता का मान कम हो जाएगा। गतिशीलता का मान कम हो जाएगा तो उसकी चालकता का मान भी कम हो जाएगा, यानी आयनों की ओर अभिगमन होने के जो हैं वह रेट जो है वह कम हो जाएगी, के कारण से उसकी चालकता का मान भी कम हो जाता है। इस प्रकार से आयनों को अभिगमनांक करने के 5 मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। धन्यवाद। अब अपन नेक्स्ट क्लास में चालकता मापन के अनुप्रयोग या पढ़ेंगे, जो उसके बाद इस प्रकार से अपन ये 2 टॉपिक और बचे हैं तो अपन लास्ट यही टॉपिक है, इसको अपन समाप्त कर देंगे फिर। धन्यवाद।